बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। और हमेशा की तरह हम शो में बहुत कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्लस न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये सब तो हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे ही जनाब, लेकिन आज जो सुबह थी वो बड़ी खुशगवार साबित हुई। लाहौर में ख़ास तौर पर कुछ इलाकों में जनाब बारिश हुई और हल्की फुल्की बारिश आप उसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया, लेकिन मौसम और मूड जो है, जो मिजाज हैं जनाब, वो बारिश के साथ किसी हद तक बेहतर तो हुए हैं। तो जनाब बाकी मौसम की मजीद जो तफसीलात हैं वो तो फिर आप ही बताएंगे कि मुल्क भर में मौसम कैसा है। इन डिटेल सूरत हाल विद द टेम्परेचर आइए आपको बताते हैं। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला अबर आलूद और खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की तरफ चलते हैं। वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं। वहां पर कम से कम पारा 4 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां बेशतर अजला में सर्दी की लहर बरकरार है और बादलों ने भी डेरे डाल रखे हैं। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है सवात। वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, शांगला, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बडगराम में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं। वहां पर कम से कम पारा 6 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। मुल्तान में कम से कम पारा 8 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, सियालकोट, अटक, रावलपिंडी और जेहलम में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मरी और गिलियात में बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द रहेगा। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में खुश्क रहने की पेशगोई की है। और आखिर में जिक्र करते हैं हमेशा की तरह सुबह सिंध के मौसम का, जहां दिन भर सूरज खूब चमकेगा। और मिनी पाकिस्तान कराची का तज़किरा करें, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। वहां पर पारा कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी ये आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अदालती महाज पर जनाब बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। कल के रोज़ जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है
और गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिस पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दी गई, जबकि कमीशन की जानिब से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने की मंजूरी दी गई। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं जुडिशल कमीशन इजलास और आला अदलिया में जजेस की तैनाती के खिलाफ चंद वकला तंजीमों ने एहतजाज किया। रेड जोन में दाखिल होने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाली कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इन्हें रोक दिया। मुल्क की 6 बड़ी वकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज को मुस्तरद करते हुए मुश्तरका अलामिया जारी किया और कहा है कि सियासी अज़ाइम रखने वाले वकला ग्रोहों ने नाम नहाद हड़ताल की कॉल दी, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर एतराज़ात की वजह क्या है और ये तैनाती इंसाफ की जल्द फराहमी में कितनी सूदमंद साबित होंगी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री का सिलसिला जारी है, सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जज तैनात किए गए हैं। ये तैनाती आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए ही हैं और कितनी मौसर साबित हो सकेंगी? देखिए, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जिस तरह आपने फरमाया कि तैनात किया गया है और ऑब्वियसली तमाम जज साहिबान अदालतों में बैठ के इंसाफ ही करते हैं। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है कि अवाम को ये उनके लिए कितनी जल्दी इंसाफ दे सकेंगे, अगर आप देखें मामला, इस हुकूमत ने जो भी कानून साजी की और जो कुछ अभी किया जा रहा है वो सारा आला अदलिया से रिलेटेड है, जहाँ पे हुकूमत के बहुत सारे मसाइल हैं। हुकूमत को लगता है कि इमरान खान के केसेस भी वहाँ पे आएंगे, उनसे भी उन्होंने डील करना है। आवाम के केसेस तो लाखों की तादाद में जो आपकी ज़िली अदलिया है वहाँ पे हैं, लोअर जुडिशरी में हैं, वहाँ पे किसी किस्म की आपको इस्लाहत नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ये जो हम देख रहे हैं कि आला अदलिया के अंदर जज साहिबान को तैनात किया जा रहा है और फिर जिस किस्म की 26वीं आईनी तरमीम की गई और उसके ऊपर अदलिया के अंदर से जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट लगता है ऐसे है कि हुकूमत के कुछ सियासी मामलात हैं, उनको सामने रख के हुकूमत ने ये सारी कानून साजी की है और फिर उन्हीं को सामने रख के अदलिया के अंदर तैनातियाँ भी हो रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ पे आएंगे, यकीनन वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही अपने फैसला करेंगे, लेकिन हुकूमत की जो नीयत है उस पर छोटा मोटा शक तो किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जजेस की तैनातियों पर एक मखसूस सियासी जमात और वकला के एक मखसूस तबके की जानिब से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इतराज़ात की वजह आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एतराज़, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एतराज़ात उठाए जा रहे हैं अदलिया के अंदर जिस तरीके से तैनाती की गई। अब आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हमारे सामने है, 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ख़त वाला मामला हमारे सामने है। लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ पे लाया गया एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब को, सिंध हाई कोर्ट से लाया गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया। अगर आपने इंसाफ फराम करना है, इस वक्त आपकी लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो 16-17 हज़ार मुकदमात पेंडिंग हैं। तो मसला तो ये था कि यहाँ से जज वहाँ पे ले जाया जाता, लेकिन वहाँ से मोअज़्ज़िज़ जज साहब को यहाँ पे लाया गया। और पहले ही कहा जा रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट भेजना है और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पीछे जो जज साहिबान हैं वो हुकूमत उनको पसंद नहीं करती है, इंतज़ामिया उनको पसंद नहीं करती, तो उनमें से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उधर से दीगर जज साहिबान भी आ गए। अब ये कहा जा रहा है और बरमला इस चीज़ का इजहार किया जा रहा था, लोग ये खबरें दे रहे थे कि जो लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब को लाया गया है उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि उनको बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। तो मेरे ख्याल में जो वकला की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है, और फिर हमने कल जुडिशल कमीशन के इजलास में देखा कि 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान ने बाइकआउट किया, उठ के चले गए, 2 दीगर मेंबरान ने बाइकआउट किया। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में जब जजेस की तैनाती हो रही हो सुप्रीम कोर्ट में 4 मेंबर उस कमीशन के उठ के चले गए हों और उसके बावजूद तैनाती हो गई हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्यों एतराज़ हो रहा है और किस वजह से एतराज़ हो रहा है। बिल्कुल किया गया। अतर साहब, ये भी बताइएगा कि आला अदलिया में जजेस की तकर्रियों और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ
वकला में हम अब बड़ी वाज़ेह तकसीम देख रहे हैं। वकला तंजीमें आखिर तकसीम का शिकार क्यों हैं? देखिए, एहतजाज तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी नाकाम होता है। मतलब इसकी कामयाबी कैसे होती, जैसे नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस गए थे, वो कामयाबी होती है? वो तो कामयाबी नहीं होती। जमहूरियत में तो एहतजाज आपने रिकॉर्ड करवाना होता है, उसकी एक मॉरल पोजीशन होती है, आप इखलाकी तौर पे एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर आपने देखा कि जिस नहज पे चीज़ों को हुकूमत लेके चली गई है, ना वहाँ पे आपको सियासी इखलाकियात नज़र आती हैं, ना सियासी रवायात नज़र आती हैं। वहाँ पे तो हर चीज़ अब ताकत के ज़ोर पे की जा रही है, हर चीज़ फायर फाइटिंग की जा रही है, क्योंकि अपनी हुकूमत को बचाना है। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कभी ये पीका कानून ले आते हैं, कभी किसी और कानून में तरमीम कर देते हैं। तो ये मसलसल हम फायर फाइटिंग देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से। बाकी हाँ, वकला जो तंजीमें हैं उनका एहतजाज शायद उतना बड़ा ना हो, तो लेकिन उसके बावजूद जो भी इस्लामाबाद में रहता है, कल हमने देखा कि रेड जोन को पूरा सील कर दिया गया था, कंटेनर लगा दिए गए थे। भाई कौन सा ऐसा खदशा था, कौन सा ऐसा खतरा था? अगर वकला आना चाहते थे, आप उनको एहतजाज करने देते। तो मेरी नज़र में अगर एक शख्स भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हो और वो एहतजाज किसी असूल पे हो, किसी प्रिंसिपल पे हो, तो वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा होता है और वो कभी भी नाकाम नहीं होता, वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, अगर हम पीटीआई की बात करें तो सवाबी जलसे में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर ज़रा सामने आए, रहनुमा आपस में दस्तो गिरमा नजर आए, कारकुनों की अदम दिलचस्पी देखने में आई। बानी पीटीआई की मदाखलत के बावजूद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? देखिए, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, किसी भी सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात हो, उनमें इख्तलाफात होते हैं। लेकिन क्या इन इख्तलाफात से तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान होगा या इमरान खान साहब की सियासत को कोई नुकसान होगा, वो मैं नहीं समझता। हाँ, बदमज़गी ज़रूर होती है, जिस तरह वहाँ पे जलसा किया गया, और जलसे कारकुनों की तादाद की तो बात की जा रही है, लेकिन मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा और बड़ा कामयाब जलसा था। जुनैद अकबर साहब ने इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही थी कि हमें मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा करने दें। तो जहाँ तक ये मामला है कि इमरान खान साहब से अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो वहाँ पे फिर इशू है। आपस में जो इख्तलाफात हैं वो तो चलते रहते हैं। अब आप देख लें कि अली अमीन कितना बड़े लीडर बन गए थे। अली अमीन को पूरे मुल्क में किस नज़र से देखा जाता था, क्योंकि इमरान खान साहब का हाथ उनके सर पे था। आज इमरान खान का हाथ जो है वो जुनैद अकबर पे है, तो आप देख लें कि जुनैद अकबर एकदम से किस तरह एक सेंसेशन बन गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और दीगर मामलात हों, हर जगह पे आपको जुनैद अकबर नज़र आ रहे हैं। तो इशू ये है कि असल वोट बैंक और इस वक्त सपोर्ट इमरान खान की है। वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो लीडर बन जाता है। दूसरी साइड पे जिसके ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी या शफकत होती है वो कोई जहांगीर तरीन साहब जैसे ही उनकी हालत हो जाती है, या फिर परवेज़ खटक साहब जैसी हालत हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, हुकूमत के पास और कुछ है नहीं है, तो वो इसी के ऊपर दिल बहलाने के लिए तज्जिए तबसरे करते रहते हैं। अतर साहब, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन की शदीद कमी का एतराफ़ किया और कहा है कि कुछ अफराद सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई जेल में है और रहनुमा ओहदे बांटने में मसरूफ़ है। पीटीआई की आदत को सिर्फ ओहदे ही क्यों चाहिए? देखिए, सियासत में तो हर किसी को ओहदे ही चाहिए होते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। शौकत यूसुफजई साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की कि उनके लीडर जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ जो लीडरशिप है उनके किरदार के ऊपर अब ऑब्वियसली उनका अपना वर्कर भी क्वेश्चन कर रहा है, सवाल उठा रहा है, सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही है, और कोई किरदार उनका इतना मिसाली नहीं है। आप अली अमीन साहब को देख लें, जब जलसा होना था अभी ये स्वाबी वाला, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन आ गया जिससे ये तासुर मिला कि जैसे कोई सरकारी लोगों को वहाँ पे बुलाया जा रहा है जलसे के अंदर। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। फिर जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना रहा इलेक्शन से पहले, अब ऑल्दो कि उनकी वहाँ पे हुकूमत है, लेकिन उनकी क़यादत खुद तो मज़े कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है। इमरान खान ने मुतअद्दिद मौक़ों पे कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करवाएं सारे मामले की, जो लोगों ने ज़्यादतियाँ की, अफसरान ने ज़्यादतियाँ की, उनके खिलाफ तहकीकात हों, लेकिन वो तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसमें खुसूसन अली अमीन साहब का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है उनके कारकुन की नज़र में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अतर कासमी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं पीटीआई के,
वो अली अमीन के किरदार को लेकर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। जुनैद अकबर मैदान में आए, कम वक्त में उन्होंने एक जलसा किया और दूसरी जानिब लाहौर में भी कोशिशें होती रही, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, दुबई जहां जदीद तर्ज ज़िंदगी और बेहतरीन निज़ाम की हम वहाँ बात करते हैं, जहां देखने को मिलता है हमें ऐसा निज़ाम, वहाँ सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर भी गहरी नज़र रखी जाती है, कड़ा एहतसाब भी होता है। और जब बात हो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की, तो फिर मामलात सिर्फ दावों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि नताइज भी सामने आते हैं। जी हाँ नाजरीन, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम ने दुबई के 3 बेहतरीन और 3 बदतरीन सरकारी इदारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और कुछ इदारे अपनी शानदार कारकर्दगी की बिना पर नुमाया हुए, जबकि कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिन्हें इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है। और ये सब कुछ एक बड़े एहतसाबी अमल का हिस्सा है। जी हाँ, दुबई जैसे आलमी मयार के शहर में किन इदारों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और किन महकमों को नाकामी का सामना करना पड़ा, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें दुबई से ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई ने। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइए कि दुबई के 3 बेहतरीन और 3 बदतरीन सरकारी इदारे कौन से हैं और किन मयारात की बुनियाद पर इन्हें चुना गया है? जी सुबह बखैर। जैसा आपने शुरू में कहा कि दुनिया के बेहतरीन मुल्क जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात बन रहे हैं, और उसके पीछे एक की वजह ये भी है कि वो अपने इदारों का एहतसाब बगैर किसी को बताया करता है। जो 3 बेहतरीन इदारे उसमें महकमा इंसाफ, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, खारजा अमूर और उसके साथ साथ तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतरीन करार दिया गया। अगर हम बदतरीन को करार दिया, उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, उसमें महकमा पोस्ट जैसे कि एमएस पोस्ट जिसे कहा जाता है, पेंशन अथॉरिटीज और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसको उनकी दर्जाबंदी जो है वो निचले दर्जे में रखी हुई है। अगर इसकी देखा जाए कि ये किन बुनियादों पर की जाती है, तो मिस्ट्री शॉपर नाम की एक एप्लीकेशन बनाई गई और कुछ जो खास तौर पर अगर बात की जाए तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है उनकी ज़ाती तवज्जो होती है, वो सरप्राइज विजिट करते हैं। उनकी अपनी एक टीम है जिसको कोई नहीं जानता, वो टीम जो है वो मुख्तलिफ इदारों में जाती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। और तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब करके शेख मोहम्मद के ऑफिस में भेजी जाती है, जिसके बाद वो उसको जो ऐलान करते हैं। और इसके ऐलान का मकसद ये है कि जो अपना इदारों के अंदर एहतसाब है, और या इसको जो ऑफिसरान है वो अपने आप को बिल्कुल अबव दी ऑल चीज ना समझे कि उनके पीछे चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाता है। इमरान, हम आपसे जानना चाहेंगे इन डिटेल, ये बताइएगा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस इकदाम का उनके असल मकसद क्या था? एक तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ हमें बताइए ये एक मामूल का एहतसाबी अमल था या ये किसी बड़ी पॉलिसी का हिस्सा बनने जा रहा है? देखिए, अगर इस पॉलिसी की बात करें तो 2020 के बाद से ये मिस्ट्री शॉपर के नाम से एप्लीकेशन पूरे जो यूएई में फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका मकसद यकीनी तौर पर ये होता है कि मुल्क में जो देखिए मुत्तहिदा अरब अमीरात एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से नई चीज़ें करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन कर रहा है, मुख्तलिफ पॉलिसीज जो है वो लॉन्च करता है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी पॉलिसी इसको देखते हुए मतलब जो मुझे समझ आती है कि ये चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो निज़ाम ऑलरेडी मुल्क में मौजूद है उसको कंटिन्यू बेहतर अंदाज पर उसमें बेहतरी लाने के लिए भी ये जो इकदाम उठाए जाते हैं। अगर एक मुल्क में रिवायती तौर पर इकदाम चल रहे हो, जैसे कि उन्होंने अपने एक बयान में यहाँ के ऑनरेबल वो उन्होंने मिनिस्टर है उन्होंने जारी किया, उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि जो इदारे रिवायती इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं वो किसी तरह बेहतरी नहीं ला सकते, उनको जद्दत लानी होगी, लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सबसे अहम जो इसका मकसद है इस तमाम इक़दाम का वो है अवाम को बेहतरीन इंसाफ और फौरी चीज़ है वो जो बिल्कुल ठीक है। इमरान, ये भी बताएं क्या इस ऐलान के बाद कमज़ोर कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों के लिए कोई खास एक्शन प्लान दिया गया है या फिर उनके सरबराहों को किसी किस्म की वार्निंग दी गई है? जी एग्जैक्टली। अगर यहाँ के हुक्मरान ने कोई ट्वीट करते और किसी इदारे का नाम लेते तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, और यकीनी तौर पर वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे। बेहतर नहीं किया जाता तो ऐसे माजी में हमने बहुत सारे देखे हैं कि अफसरान को बुलाकर उनकी सरजनिश की गई है, और उनको ना सिर्फ उनकी सरजनिश बल्कि उनको मीडिया में भी लेके जाया जाता ताकि ये बाकी अफसरान जो है या बाकी है। इसमें रिसेंटली 2024 के आखिर में एक वाक़या ऐसे हुआ था कि जो 3 अफसरान जो हैं, 3 मैनेजर जो थे मुख्तलिफ इदारों को, उनको बुलाकर
उनके खिलाफ शिकायत ये थी कि वो लोगों को तक आवाम तक की रसाई जो उनके ऑफिस तक नहीं थी, तो उस पर ऑफिस में उन्हें बुलाया कर उनकी सरजनिश की और उन्हें कहा कि लोगों की रसाई जो है वो करें, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से ये चीज़ करते हैं कि अपने कल्चर को भी इदारों में साथ लेके जाए, क्योंकि यहाँ का कल्चर ये है कि जो लोग हैं उनका आवाम के साथ और अफसरान का आवाम के साथ रब्ता जो है वो होना इमरान, चाहिए। आप तो लोग हालात यहाँ पर का अगर इस किसी वक्त सरकार को आप इस वक्त हालात का बड़े करीब से जायजा ले रहे हैं। हमें ये बताइए कि दुबई जैसे जदीद और स्मार्ट सिटी में भी अगर कुछ इदारे नाकाम हो सकते हैं, तो आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, इसको आप नाकामी नहीं कह सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात जो इदारे सब काम कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इदारे हैं, और उसकी सर्विसेज अगर बाकी कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए, गल्फ रीजन में हमारे कंट्रीज और यूरोप के कंट्री के साथ, खासतौर पर अमेरिका से कंपेरिजन करें तो ये बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं अपने लेवल के ऊपर। लेकिन मुत्तहिदा अरब हुक्मरान ये चाहते हैं कि ये उससे भी बेहतर और सर्विसेज बेहतर करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी चीज को समझा था कि किसी इदारे में आप जाओ लाइन बनी हो, तो खासतौर पर यहाँ के हुक्मरान जो उन्होंने बार बार ये कहते हैं कि किसी इदारे में लाइन नहीं चाहिए उन्हें, और हर इदारे में जो काम है बेहतर जाता है। तो इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो मजीद इस इदारे की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए इकदाम जो है उठाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ इदारों को बड़ा सराहा गया उनकी कारकर्दगी को, और कुछ की जो रैंकिंग है उससे ज़रा लो रखा गया है, और यकीनन अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो फिर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपके वक्त का प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक। कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज हम एक ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि सहाफ़त हो, सयाहत हो, कॉलम निगारी हो और दीगर जो जितने भी मामलात हैं, तदरीस हो, उसमें वो एक अपना मुनफरद मुकाम रखते हैं। और अगर हम उनकी सहाफ़त की बात करें, उनकी कॉलम निगारी की बात करें, तो जनाब उनके कलम के अंदर तंज़ो मिज़ाज भी है, हक़ाइक़ भी है और सच्चा तज्ज़िया भी शामिल होता है। और घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, और इसके अलावा सयाहत पर 2 किताबें भी लिख चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो हम सहाफ़त की बात कर लेते हैं। तो ये बताइए, सहाफ़त में सर आप प्लान के तहत आए, कोई लेके आया, या हादसाती तौर पर सहाफ़त का, कॉलम निगारी का सफ़र आपका शुरू हुआ? बेसिकली मैंने इरादा किया था 1990 में कि मैं उर्दू में मास्टर करूँगा। लेकिन मुझे उस वक्त जो मेरे राइटर दोस्त थे, ख़ास तौर पे बुशरा रहमान साहिबा जो हमारी बहुत बड़ी नावलिस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई उर्दू का तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो चल रहा है सिलसिला, तो बेहतर है कि आप जर्नलिज़म में मास्टर करें। उस वक्त प्रिंट मीडिया जो है वो भी तरक्की कर रहा था, नए नए अखबार आ रहे थे और चीज़ें हो रही थी। आज तो सोशल मीडिया का दौर है ना, उस वक्त तो प्रिंट मीडिया का दौर था 90s में। तो इस तरह से मैंने चूँकि जर्नलिज़म में मास्टर किया, और इसी निस्बत से फिर ज़ाहिर है कि मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज़म में आ गया। और पहले तो FC कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हुई एज लेक्चरर 1994 में, और उसके बाद फिर कॉलम लिखने शुरू किए, और फिर बस बाकी चीज़ें भी होती चली गई साथ साथ। बिल्कुल ठीक है सर, हम देखते हैं अक्सर कि आप माशाल्लाह सयाहत के बड़े शौकीन हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्रीज़ ऐसी होंगी, कोई बाकी रह गई होंगी जो आपने अभी तक विज़िट ना की हो। सयाहत का आपका मतलब किस तरह से आपको शौक़ है? कितनी कंट्रीज़ अब तक आप घूम चुके हैं, और कितनी में जाने का आपका इरादा है? दुनिया इतनी वसी है और दुनिया इतनी बड़ी है कि वो मैं अभी तो मेरा ख्याल है आधी दुनिया भी शायद नहीं देखी, लेकिन 60 के करीब मुल्क जो हैं वो मैं देखे। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना, ख़ास तौर पे जो बाहर हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके साथ मिलना, और जो खूबसूरत तरीन मकामात हैं दुनिया के वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके देखना, फिर उनकी जो मुआशरे हैं उनको स्टडी करना, उनके जो अच्छी रवायात हैं उनको देखना, और फिर उन अच्छी रवायात को अपनाने की कोशिश भी करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बड़ा खूबसूरत तजर्बा है,
और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस हवाले से वसी तजर्बा है। तो बट साहब, इन सारे ममालिक में जिनका भी आपने जिक्र किया, आपका पसंदीदा कौन सा है? देखें, अगर तो आप कहें कि ये जो खूबसूरत दरिया, समंदर, पहाड़ और इस तरह के, तो उसमें तो मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद है। फितरी खूबसूरती के एतबार से वो इंतहा है। स्विट्ज़रलैंड पसंद है, कुछ इटली के इलाके पसंद है, इधर यूके में एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, बेलफास्ट, बहुत खूबसूरत जगह है। स्पेन के कुछ इलाके बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि इतने मुल्कों में मुआशरा जो है, सोसाइटी वो किस मुल्क की अच्छी है, तो आप यकीन करें कि मैंने 60 मुल्कों में मैं अगर गया हूँ तो मैंने सिर्फ 2 मुल्क के जो लोग हैं उनको बाकायदा एक कौम की तरह देखा है। यानी अगर कौम कहलवाने की हकदार हैं तो वो पहले नंबर पे जापान है और दूसरे नंबर पे जर्मन है। और जापान में इतना मज़ा आता है और इतने साफ़ सुथरे और सच्चे और खरे लोग हैं और इतने मुअद्दब हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अल्लाह ने उनकी आजिज़ी का फल दिया है, और कितना बड़ा फल दिया है कि उन्हें इस बात की सेंस ही नहीं है कि झूठ क्या होता है। उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं है कि मिलावट क्या होती है। तो मैंने एक जापानी से पूछा वहाँ पे, मैंने कहा कि यहाँ पे आपके मुल्क में मिलावट की क्या सज़ा है? तो वो अजीब परेशान सा हो गया कि ये क्या लफ्ज़ है मिलावट। तो मैंने उसको समझाया, उसको फिर भी समझ में नहीं आया। तो वो कहता है जी कि ये हमारे मुल्क में तो इस तरह की कोई चीज़ का तसव्वुर नहीं है। भाई ये किसी खराबी का तसव्वुर होगा तो उसकी सज़ा होगी ना। तो मेरा ख्याल है बट साहब, ये इसी की बरकतें हैं कि वो तबाह होके भी दोबारा, और उसके बावजूद हम देखते हैं कुदरती आफात, ज़लज़ले आते हैं, दोबारा अपने पाँव पे वो खड़े होते हैं चंद दिन के बाद। तो आप देखिए ना, कौमें ऐसे तो कौमों और हुजूम में ये फ़र्क तो होता है ना बट साहब। तो हम तो अब इसीलिए मैं तो अब उज़ैर ये लिखता ही नहीं हूँ मिन हैसुल कौम, मैं तो मिन हैसुल हजूम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कौम तो हम हैं ही नहीं, हम तो एक हजूम है। बट साहब, अब शायरों, आप खुद भी माशाल्लाह अदीब हैं, शायरों अदीबों के साथ आपने बड़ा वक्त गुजारा, फ़ॉरेन टूर्स भी आपने उनके साथ किए। सर, कोई बड़ा कोई फ़नी वाक़या, कोई इस तरह की कोई चीज़ जो बाहर पेश आई हो और जो अब से पहले तक आपने कहीं उसका जिक्र ना किया, अगर आप हमारे साथ वो शेयर करना चाहें तो? नॉर्वे में हम गए और शहजाद अहमद साहब, मुनीर नियाज़ी और अताउल्लाह कासमी साहब, हसन रिज़वी और अमजद इस्लाम अमजद, डॉक्टर अजमल नियाज़ी, तो हम सब नॉर्वे में गए। तो वहाँ पे अताउल्लाह कासमी साहब जो हैं वो उस वक्त रोज़नामा नवाए वक्त के अदबी एडिशन के इंचार्ज थे, और जो हसन रिज़वी साहब थे वो रोज़नामा जंग के अदबी एडिशन के इंचार्ज थे। वहाँ पे जो उन्हें मुशायरा पढ़ने का मुआवजा है वो ज़रा ज़्यादा इस हवाले से मिलता था कि उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती थी अपने अखबार में, उसके अदबी एडिशन में। तो जो मेज़बान होते थे मुशायरे के, वो ज़रा उन्हें, उनका लिफाफा ज़रा ज़्यादा भारी होता था। अब जब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को ये पता चला, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब बहुत बड़े शायर, उन्हें जब ये पता चला कि अताउल्लाह कासमी साहब को और हसन रिज़वी साहब को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और मैं इतना बड़ा शायर हूँ, मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, मेरा लिफाफा छोटा है या हल्का है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुशायरा नहीं पढ़ूँगा, मैं तो जब तक मुझे उनसे ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे या उतने पैसे नहीं दिए जाएंगे जितने अताउल्लाह कासमी साहब को और हसन रिज़वी साहब को दिए जा रहे हैं, तो मैं मुशायरा जो है वो नहीं पढ़ूँगा। तो मेज़बान ने कहा कि सर हमारा असल में बजट इतना है और हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये मुशायरा मैं नहीं पढ़ सकता। तो खैर उनको इस बात पर राज़ी कर लिया गया कि आपको बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, लेकिन अभी आप जो है वो मुशायरा पढ़ लें। तो उन्होंने अब मुनीर नियाज़ी साहब जो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हैं, वो तरन्नुम से अपना वो नातिया कलाम या जो भी कलाम है उनका, मतलब कलाम में तो एक कलाम तो उनका बड़ा जानदार होता था, लेकिन उनका तरन्नुम जो है वो भी बड़ी, उसमें एक जान होती थी जब वो तरन्नुम के साथ वो पढ़ते थे। अब जब वो थोड़े नाराज़ थे
और जब वो मुशायरा पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने वैसे ही सुनाना शुरू कर दिया तहतुल लफ्ज़ में कलाम अपना। अब लोग जो ऑडियंस थी उन्होंने कहा कि जी हम तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को तरन्नुम से सुनेंगे। तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने कहा कि मैं तो तरन्नुम से नहीं सुनाऊंगा। फिर उन्होंने मेज़बान से कहा कि जब तक मेरा लिफाफा बड़ा नहीं किया जाता मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा। फिर उन्हें जो है वो शायद फिर उनकी शराइत मान ली गई, शराइत जो है वो मान ली गई। इस तरह के बड़े मतलब ज़बरदस्त वाक़यात हैं अदीबों के, शायरों के। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, उनका भी कोई एक हो जाए तो क्या बात। ही मैं समझता हूँ कि एक ज़माने में वो अदाकारा नीली को बड़ा पसंद करते थे। अच्छा, वो नीली नई नई आई थी हमारी फिल्म में, तो दिलदार भट्टी साहब उनको बड़ा पसंद करते थे उन्हें, और उनकी तस्वीर जो है ना अदाकारा नीली की वो अपने वॉलेट में रखते थे, पर्स में रखते थे। इस हद तक पसंदीदगी। आप पसंदीदगी इस हद तक थी। तो एक बार उनकी बेगम ने कोई पैसे निकालने थे पर्स में या क्या था, ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने वो तस्वीर देख ली नीली की। तो उन्होंने दिलदार भट्टी को, वो सोया हुआ था तो उसको झंझोड़ा और उसे कहा कि दिलदार ये तेरे पर्स दे विच तस्वीर की दी है। अब दिलदार को पता था कि ये नीली है और बेगम साहबा पूछ रही हैं, तो वो कहते हैं सोने ओ स्टूडेंट है मेरी FC कॉलेज दी स्टूडेंट है ते उन्हें ये तस्वीर कॉलेज कार्ड बनाने वास्ते मैंने दी सी। अच्छा, भाभी कहती हैं पर दिलदार ए ते नीली है। कहता अच्छा सोने फिर पई नीली हो गई होनी है। तो ये एक वाकया अक्सर मैं और भाभी अकीदा भाभी जब मिसेस दिलदार परवेज़ भट्टी आप भी मिलते हैं ना जी, तो वो उसकी जो बेसाख्तापन था ना, अच्छा सोने हो फिर पई नीली हो गई होनी है, वो मुझे आज भी, तो बेशुमार वाकयात हैं। कुछ मुल्की सियासत की भी अगर हम बात कर लें, बहुत से सियासतदानों को के साथ आपने काम भी किया, करीब से देखने का मौका भी मिला, अच्छी तरह आप वाकिफ़ हैं। ओवरऑल हम एक बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमारे मुल्क की सियासत या सियासतदान जो है इनमें कोई बेहतरी आ सकती है, ओवरऑल हमारी सियासी सूरत हाल जो है वो कोई पॉजिटिव हो सकती है, अच्छी हो सकती है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो अब एक बहुत बड़ी सेइंग है, हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। कहना ये चाहिए कि जैसा हजूम होगा वैसे हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अगर हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, अगर हमारे हुक्मरान बददियानत हैं, बेईमान हैं, तो हम कौन से कोई दूध से धुले हुए हैं। हमें अपने किरदार में, मुझे अपने किरदार में एक शहबाज शरीफ भी नज़र आता है, मुझे अपने किरदार में एक जरदारी भी नज़र आता है, मुझे अपने किरदार में एक इमरान खान भी नज़र आता है, और इस तरह के जितने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक करप्ट और क्रिमिनल सिस्टम है जिसके हम सब बेनिफिशरी हैं, जब तक ये सिस्टम पूरी तरह गिरा के एक दफ़ा दोबारा इसको तामीर नहीं किया जाएगा तो ये छोटे छोटे प्लस्तर करने से, छोटे छोटे ये रिपेयरिंग से अब बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अगर आपको इस मुल्क को ठीक करना है तो उसके लिए आपको बड़ा ही एग्रेसिवली चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। चलें, ये तो सियासत की हो गई बात। आपका माशाल्लाह हल्का है, बाप बड़ा वसी है, क्या उसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, क्या शोबिस की शख्सियात, फ़नून लतीफ़ा से आपका बड़ा लगाव है, गा भी लेते हैं, मौके की मुनासबत से ज़रा थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़िंदा दिली है आपकी। सर, नौजवान नस्ल को बताइएगा, आपके दोस्तों में दिलदार भट्टी साहब जी बहुत, उनके अब आपके दिल के बड़े करीब हैं, किताब भी आपने लिखी दिलदारियाँ, क्या कमाल के वो एंकर थे अपने वक्त के। ज़रा कुछ उनकी यादें ताज़ा करें, और ये जो शोबिस की शख्सियात हैं जिन्हें हमारी इंडस्ट्री भुला देती है, आप दोबारा से आके उन्हें बुलाते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, महफिल लगाते हैं और उन्हें ये फील करवाते हैं कि वो आज भी लेजेंड है जनाब। अभी आज मेरी उज़मा गिलानी साहिबा से बात हो रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने कोई एक वीडियो क्लिप देखा अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का। वो 2 दिन पहले मेरे घर आए हुए थे, एहसन खान भी थे, मुनीब भट्ट, हमारी बेटी अहमद खान भी थी, उनकी मिसिस। तो उन्होंने उज़मा गिलानी साहिबा ने वो क्लिप देखा तो उन्होंने मुझे आज सुबह फ़ोन किया और उन्होंने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। और उससे पहले तसव्वुर खानम जो हैं उनको हमने बुलाया और वो उनको कुछ घरेलू मसाइल थे, परेशानियां थी,
तो उनको अपने पास रखा कुछ अरसा और उनकी दिलजोई की, उनको ये बताया कि आपको लोग भूल। एक हमारे मुआशरे में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना उज़ैर, वो ये है कि मुआशरे में इस तरह के रवैये हमारे हो गए हैं कि हर बड़ा आर्टिस्ट जिसने फ़न की बड़ी खिदमत की है, इवन वो अदीब भी है जिसने अदब की बड़ी खिदमत की है, वो ये समझता है कि ये मुआशरा उसके लिए अब नहीं है, लोग उसको भूल गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। एक हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनको ये नहीं पता कि तसव्वुर खानम कितनी बड़ी गुलकारा थी या उस्मा गिलानी साहिबा जो हैं वो कितनी बड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जो हीरोज़ हैं, चाहे वो हमारे फ़न से हैं, चाहे वो हमारे अदब से हैं, चाहे वो हमारे खेलों से हैं, चाहे वो हमारी तारीख़ के हवाले से हैं, हमें अपनी नौजवान नस्ल को, हमें अपने बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्ट साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, तौफीक भट्ट साहब की आपने सीधी सच्ची दिल से निकली हुई बातें सुनी और हमें तो बड़ी अच्छी लगी। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल पर। तो तबाह खाल गज़ा से मुतालिक अमरीका और इसराइल के नए अज़ाइम सामने आना शुरू हो गए हैं। फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने और इनकी तबाहशुदा ज़मीनों पर कब्ज़े की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इन्हें मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब में बसाने के मंसूबे लाए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर कब्ज़े करने के ऐलानात कर रहे हैं और गज़ा को ख़रीदने के बयानात दोहरा रहे हैं और मिडल ईस्ट के मुमालिक को गज़ा पट्टी को रियल स्टेट के तौर पर देखने का मशवरा भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की भी भोंडी तजवीज़ सामने आई है। वो कहते हैं कि जंग के बाद फ़लस्तीनी रियासत का तस्वुर अब ख़त्म हो गया है। अब सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए, जिस पर सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और इस तजवीज़ को मुस्तरद किया है। ट्रंप के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत की, दो टोक अल्फाज में, और दो रियासती हल पर जोर दिया। उधर इसराइल की जानिब से गज़ा जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों पर हमास ने यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है, जिस पर अमरीकी सदर ने यह धमकी लगाई है कि अगर तमाम इसराइली यरगमालियों को हफ्ते के दिन 12 बजे तक रिहा नहीं किया जाता तो फिर सूरत हाल काबू से बाहर होगी, जंगबंदी मुआहदा मनसूख समझा जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दी थी क्या कि जंगबंदी मुआहदा खतरे में फिलहाल नजर आ रहा है। जंगबंदी मुआहदे का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हकीकत तो ये है कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी और कागज़ के ऊपर जंगबंदी है। हकीकत में तो जंगबंदी है ही नहीं। और उसका सबूत ये है कि इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ जो इलाके हैं फ़लस्तीन के, उसके मकबूजा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। रोज़ाना अभी भी फ़लस्तीनियों को जो इसराइली अफवाज हैं वो शहीद कर रही हैं और जिसके रद्द अमल के तौर पे हमास ने ये धमकी दी है कि वो मजीद जो इसराइली कैदी हैं उनको छोड़ने पे नजरसानी कर सकता है, क्योंकि इसराइल बदस्तूर जो है तशद्दुद को इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि सदर ट्रंप ने भी ये वार्न किया है कि इसके नतायज बहुत खतरनाक निकल सकते हैं। तो हकीकत तो ये है कि जंगबंदी अमली तौर पे ना इस वक्त है और ना मुस्तकबिल में इसके कोई देरपा और साजगार होने के इम्कानात नजर आ। बिल्कुल ठीक। अली साहब, हमें ये भी बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इसराइल का फ़लस्तीनियों की बेदखली और गज़ा पर कब्जे का ख्वाब पूरा होगा? क्या सूरत हाल नजर आती है? जी हाँ, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि यूं लगता है कि जो सेहूनी लॉबी है अमेरिका में और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप के जो यहूदी दामाद हैं जैरेड कश्नर, और फिर मुस्तकबिल में उनके ज़ाती जो माशी मफादात है कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, यूं लगता है कि अमरीकी पॉलिसी इन मुहर्रिकात के ज़ेर असर आ गई है, और जो अफसोसनाक बात है। बल्कि आप दूसरी जानिब ये भी देखें कि पिछले 2 हफ्ते में जो बेशतर आलमी इदारे और तंजीमें अमरीका ने खुद कायम की थी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर ज़ैल, उनसे भी अमरीका दस्तबरदार हो रहा है। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन से वो दस्तबरदार हो गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ सैंक्शंस लगाई हैं
और यूएस एड को वो बंद कर रहे हैं। तो यूं लगता है कि अमेरिका ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से मुकम्मल तौर पे दस्तबरदार हो रहा है, और जिसके हवाले से आपने भी देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा, ओआईसी, मुसलमान ममालिक ने इस सेहूनी मंसूबे को मुकम्मल तौर पे जो है रिजेक्ट किया है और इसको नस्ल कुशी किया एक नया बाब करार दिया है, जिसको मैं समझता हूँ मुस्लिम और अरब दुनिया किसी भी तौर पे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अली साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि अब जो सूरत हाल पेश आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात सामने आ रहे हैं और यहाँ से वो कह रहे हैं कि बेदखल कर देंगे हम फ़लस्तीनियों को, तो सर ये क्या बनना क्या चाह रहा है? ये ग्रेटर अमेरिका बनना चाह रहा है या हम इसको ये समझें कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम जारी हो सारी है? ये यूं समझें कि इसराइल और जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती और ख़ानदानी मफादात हैं उसका इर्तिकाज़ है। जहाँ पे एक जानिब इसराइल अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसी पे पिछले 70 साल से कारबंद है और हर जंग को उसने इस्तेमाल किया है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और एक्सपेंशनिज्म और उनकी अराज़ी पे नाजायज़ कब्ज़े के लिए। उसी तरह अमेरिका इसमें ये अपॉर्चुनिटी खासतौर पे ट्रंप इंतजामिया देख रही है कि चूंकि आपको जानते हैं कि उनका टूरिज्म इंडस्ट्री से और होटल इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक है गहरा, उनके मफादात जुड़े हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ से जो इनकी नकल मुकानी की जाए फ़लस्तीनियों की दीगर ममालिक में, और यहाँ पे एक बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप की जाए जिसके ठेके मुमकिन है कि ट्रंप ख़ानदान के लोगों को मिले, और जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो तो उसके बाद वो इन मफादात से फ़ायदा उठा सके। तो ये एक अफसोसनाक बात है, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम और अरब दुनिया ने इस पे बड़ी सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है, और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो ओआईसी का वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे एक गैर मामूली इजलास भी इस हवाले से बुलाया जा सकता है। अली साहब, इस पर बात कर लेते हैं कि जंग बंदी के बाद गज़ा पर किसका कंट्रोल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अमरीकी सदर कहते हैं कि गज़ा को ख़रीद कर अपनी मलकियत लेंगे और हमास को गज़ा में वापसी की इजाज़त नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि गज़ा पर किसका कंट्रोल होगा? जी देखिए, फ़लस्तीन जो गज़ा की अराज़ी है वो हज़ारों साल से फ़लस्तीनियों की मलकियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि जो हमास के तर्जुमान थे, जब जंग शुरू हुई उन्होंने तो कहा कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो तो हमारे नेबर थे, हम तो अपने 100 नस्लों से उनको जानते हैं, तो हमें आप कैसे यहाँ से दरबदर कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अरब और मुसलमान दुनिया इस पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका मफाद और कोशिश ये है कि हमास को दिफाई क़ुव्वत के साथ साथ एक सियासी जो जमात है उसके तौर पे भी कमज़ोर किया जाए और उसको दोबारा यहाँ पे हुकूमत और इक़्तिदार में आने से रोका जाए। इस हवाले से ऐन मुमकिन है कि कुछ ऐसे प्रॉक्सी और अमेरिका और इसराइल नवाज जी जिनको वो फ़लस्तीनियों का नुमाइंदा समझें और साथ ही साथ अपने मफादात को भी आगे बढ़ाएं और हमास का कलाकमा भी करें, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस तरह की सिचुएशन आप देखेंगे। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी आया और जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब इसराइली की यरगमालियों की जो रिहाई है वो देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनकी जो हालत ज़ार है, किस कंडीशन में वो वापस आ रहे हैं, उन पे मेंटल टॉर्चर किया गया, उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया नज़र आता है, उनकी हालत ज़ार पर डोनाल्ड ट्रंप खामोश हैं, वो देखने से कासिर है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो मगरबी दुनिया का जो कानूनी और इखलाकी मयार है वो इस जंग के नतीजे में बिल्कुल उसकी असलियत दुनिया के सामने आश्कार हो गई है, और ये जो दस्ताने हैं मखमल के ये उतर चुके हैं, और तमाम जो उसूल, आलमी ज़वाबित, कायदे, कानून और इखलाकियात है उसका ढोंग जो है अब बह चुका है। और ये एक हकीकत है कि मुसलमान अमूमी तौर पे और फ़लस्तीनी और कश्मीरी खसूसी तौर पे आलमी ताकतों के टारगेट हैं, और इसके लिए वो किसी भी हरकत और हरबे से दरेग नहीं करते और किसी आलमी कानून, इखलाकी ज़ाब्ते और ह्यूमन राइट्स के उसूल को वो कोई अहमियत नहीं देते।
तो अली इसलिए साहब, जरूरी ये आखिर है में जरा कि हमें इस हवाले से भी आगाह कर दीजिए कि गजा की सूरत पर 27 फरवरी को अरब लीग का सरबराही इजलास तलब कर लिया गया है। गजा के हवाले से अरब ममालिक की क्या स्ट्रेटजी होगी फर्दर? देखिए, इस वक्त अरब ममालिक जो हैं उनको 3 खतरात दरपेश हैं। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त यकीनी तौर पे इसराइल की तौसीह पसंदाना पॉलिसी है। ना सिर्फ ये कि उनकी अराज़ी पे वो काबिज़ है, बल्कि अब वहाँ से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके उनके जानिब आबादकारी पे मजबूर करना चाहता है। दूसरी बात ये कि अमेरिका का झुकाव जो है, जो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान एक बैलेंसर का काम करता था, वो अब मुकम्मल तौर पे इसराइल की तरफ है और अरब ममालिक के ऊपर अमरीकी दबाव जो है, वो अरब ममालिक इंक्लूडिंग जो कि अमेरिका के हलीफ हैं, वो भी अपने लिए एक खतरे की अलामत देख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अब पब्लिक सेंटिमेंट जो अरब स्ट्रीट के अंदर है, उसका दबाव भी बहुत बढ़ गया है अपनी हुकूमतों पे, और वो अमेरिका नवाज पॉलिसियों को चलाना और उनकी आशीर्वाद हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और आखिरी बात ये कि इन तमाम मुहर्रिकात के नतीजे में मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया जो है, वो इस हकीकत की ज़्यादा बेहतर तौर पे आगाही हासिल कर रही है कि अब उनको मिलकर ही अपनी सलामती की खुद मुख्तारी और नज़रियात का दिफा करना होगा। मगरबी ताकतों से उनको ये तवक्को जो है, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, मगरबी ताकतों से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके कीमती। और बिल्कुल उन ममालिक पे ये जिम्मेदारी बड़ी भारी तौर पर बड़ी शद्दोमत के साथ उन पर आयद होती है, जिनके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पर इन ममालिक के अंदर जो यहाँ से दरबदर लोग हैं, फ़लस्तीनी दरबदर हैं, उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। तो अब तक हम देख रहे हैं कि मजम्मत भी सामने आ रही है, लेकिन सख्त बयान जो है वो आना भी ज़रूरी है ताकि ट्रंप इंतज़ामिया को एक वाज़ेह और क्लियर मैसेज चला जाए। तो नाजरीन, ये हमारा था सेगमेंट, और इसके साथ ही अब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कभी कभी कुछ बहुत मासूम सी बातें, सादगी से कहे हुए चंद जुमले दिल को इतने भा जाते हैं कि पल भर में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। तो हमारी अगली मेहमान भी कुछ ऐसी ही प्यारी सी, क्यूट सी, मीठी और मासूमाना बातें करने वाली एक नन्ही गुड़िया है, जिसने सोशल मीडिया पर सबके दिल जीत लिए। लाखों लोग उसकी एक वायरल वीडियो को देखकर मुस्कुराते भी रहे और बच्ची की हाजिर जवाबी की जनाब दाद भी देते रहे। बिल्कुल जनाब, और अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो इस नन्ही बच्ची की वीडियो आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। जब इससे पूछा गया कि मम्मा अच्छी लगती हैं या पापा, तो इसने फ़ौरन से जवाब दिया पापा अच्छे लगते हैं। जब वजह मालूम करने की कोशिश की तो बड़े मज़े की बात की कि मम्मा मारती हैं और पापा प्यार करते हैं। और ये प्यारी सी बच्ची कौन है, किस क्लास में पढ़ती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें इसने कहाँ से सीखी, ये सब आज हम इनसे डायरेक्टली जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सोशल मीडिया सेंसेशन हमारे साथ मौजूद हैं फसीहा फातिमा। हेलो फसीहा, कैसी हो? फसीहा, आपका क्या हाल है? आप ठीक हो ना? फसीहा, मुझे ये बताओ कि आपकी ये इतनी प्यारी वीडियो जो भी हमने देखी है, ये कहाँ की वीडियो है? आप जू गई थी? हाँ। तो ये साथ इतने बच्चे कौन हैं? ये आपके फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, कौन है ये सारे? मेरी फ्रेंड फ्रेंड्स हैं? Friends ओह, हैं सारी। कितनी फ्रेंड्स हैं आपकी? मुझे काउंट करके बताएंगी आप? इतने सारे इतनी सारी हैं? ओहो, 10 फ्रेंड्स हैं? 10 है फ्रेंड्स? नहीं 5 5 हैं? 5 काफी हैं यार। क्या बात है। फसीहा, मुझे ये बताइए कि अपने आप को टीवी पे देख के आपको कैसा लगा? हर कोई आपकी वीडियो देख रहा है, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा है, कैसा लगता है? अच्छा लगा? अच्छा, मुझे ये बताओ, वो जो आपने उसमें वीडियो में बताया था ना जू पे, जब आप जू गई थी, तो आपने बताया था कि मुझे ना पापा अच्छे लगते हैं, मामा मारती हैं। तो पापा अभी भी अच्छे लगते हैं आपको? मम्मा मारते, बाबा प्यार करते हैं। बाबा प्यार करते तो हैं? मामा क्यों मारते हैं? आप तंग करते हो? आप भी तो क्यों मामा तंग को कुछ कहती होंगी ना? उसने कहा हाँ मैं तंग करती हूँ। अच्छा फसीहा, ऐसी मुझे बता दे, क्या शरारतें करती है कि फिर मामा को गुस्सा आ जाता है? मामा कहती हैं ये क्या किया आपने? क्या मम्मा से मैं तंग करती हूँ ना, हम्म। फिर मम्मा मुझे मारते हैं। अच्छा, खाने में फसीहा क्या पसंद है? क्या शौक से खाते हो? खाना क्या पसंद है आपको, ये बता दो। अभी यहाँ से घर जाके क्या खाना खाना फसीहा ने? जल्दी से बता दो ना, ताकि मामा रेडी कर दें आपके लिए खाना। दाल माश, दाल चावल, कोई इस तरह की चीज है ना? वो देखा, वो उसने बता दिया एक्सप्रेशन से कि दाल चावल। कौन सी दाल पसंद है आपको बेटा, ये तो बता दो हमें आज। हाँ ये तो बता दो। दाल चावल माश की दाल। दाल क्या चावल बात माश की है। दाल। तो जनाब, हमें भी खिला दो ना, इकट्ठे खाएं। हम आपके घर आ जाएं खाना खाने के लिए? हाँ आ सकते हैं हम?
आ सकते हैं। अरे चलो, वाह आज ही वाह चलते वाह, हैं। देखो कितनी क्यूट आज बात ही है, चलते आ हैं। सकते हैं। तो ये आप हमें बुलाएंगी या फिर मामा से पूछ के बताएंगी आप? मम्मा से पूछ। मामा से से पूछ के पूछ बताएं। के, मुझे ठीक बताएं है। आपके बाबा किधर हैं? मेरी बाबा काम में। बाबा काम पे गए काम हुए पे हैं? हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जितनी मर्जी शरारतें करें आपको बाबा कुछ भी नहीं कहते? कुछ भी नहीं कहते बाबा आपको? आप जितनी मर्जी शरारतें करें घर में, जो मर्जी बाबा करें। ना मुझे प्यार करते, मम्मा मुझे मारते तो हैं। मामा हर वक्त ही मारती रहते हैं क्या? मामा भी तो प्यार करती होंगी। मम्मा फोन की दुनिया में रहते हैं। अच्छा ये मुझे मम्मा बताओ, की पोल खोल रही है। आपको फोन यूज करना आता है? आता आता क्या है? देखते हो? वाह। क्या देखती हो जब आपको फोन मिल जाता तो? यूट्यूब अच्छा, कौन से आपको कार्टून्स पसंद हैं? मुझे सब कुछ। सारे सब कार्टून कुछ ही पता है आपको? अच्छा कौन सा आपका? मेरी फोन में ना गेम सारे मेरे खिलती थी। अच्छा कौन सी गेम आप खेलती हैं? मुझे भी बताएं, मैं भी वो डाउनलोड करूंगा आज। हैं? मैंने कैट वाली अच्छा। और मैंने कटिंग वाली। कैट वाली और कटिंग वाली। कटिंग आपकी अपनी कटिंग इतनी प्यारी हुई है। आपने बाल कब कटवाए हैं? मैंने ग्लैंडी कराई है। अच्छा कराई है? वाह वाह वाह, स्टाइल भी बता रही है कि हाँ। मेरा जनाब कौन सा कट हुआ क्या हुआ। बात है। तो आप रोती तो नहीं है जब आपकी टोनी कटिंग मोर वाली की है। अच्छा तो आज स्कूल नहीं गई फसीहा आप? चाचू ने बोला छुट्टी की है। तो छुट्टी क्यों? की है तो छुट्टी क्यों आपकी की जो टीचर है आपने? वो तो आपको डांटेंगी। चाचू को तो उन्होंने कुछ नहीं कहना। मेरा टीचर का नाम है टीचर नादिया, टीचर अस्मा। अच्छा टीचर नादिया और टीचर अस्मा। सुन लें जी, ये बच्ची जब कल वापस आए तो आपने से कुछ नहीं हाँ। कहना। ये और कहीं कौन और सी नहीं गई थी, टीचर? हमारे पास आई थी। हाँ, ये। कौन सी टीचर अच्छी है? कौन सी पसंद है फसीहा को टीचर? दोनों। दोनों पसंद है, दोनों फेवरेट है भाई, बड़ी बात। अच्छा वो आप ना लंच कराते हैं। लंच कराते हैं आपको? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। फसीहा को आप घर खाना से अपना पसंद है। लंच लेके जाती हो? लंच बॉक्स डेली लेके जाती हो? नहीं, मैंने बर्गर वाली। बर्गर वाली? हाँ। अच्छा बर्गर पसंद है आपको? नहीं, बच्चे बातें से लाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। तो मुझे ये बताओ कि आप स्कूल में भी कुछ लेके खाती हो या घर से अपना खाना लेके जाती हो? दाल चावल लेके जाती हो रोजाना? नहीं, नहीं, घर आके मैं खाती हो? ना लंच लाती हूँ। लंच लाते हो आप? हाँ जी। अच्छा तो- फसीहा बाबा मैं स्कूल का डोनट लाते, चॉकलेट वाली। ओ वाह। डोनट चॉकलेट फसीहा, ये वाले। आज की ड्रेसिंग किसने कराई? इतना प्यारा आपने ड्रेस पहना है, इतनी इतना आप प्यारी प्यारा लग रही कलर हैं। है आपका तो। मम्मा ने मम्मा ने तो ने ये भी तो कराई। बताया करे ना, मम्मा ने इतना प्यारा हाँ। तैयार किया बेटी को। मम्मा ने मुझे की है। मामा ने किया ना? हाँ जी, बढ़िया सो रही थी, मम्मा मुझे चुपके से ना रेडी करती थी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कि वो भी ना उठ जाए कहीं। नहीं, क्यों? फिर क्यों? चाचू नहीं कर अंकल सिंह गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। चाचू ना उधर सीट में बैठे थे, मैं पीछे, मम्मी भी पीछे बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। आपको गाड़ी में आगे नहीं बिठाते? नहीं, मैंने बैठते हैं। तो आप अच्छा। खुद नहीं चलाते गाड़ी? मैंने सीखा नहीं अभी। अभी सीखा नहीं है आपने? ओहो। मम्मा ने सीखा है। तो आपको आंटी ना गाड़ी चलाती थी, मम्मा ने देख लिया था। अच्छा देख लिया था। आपको गाड़ी चलाना सिखा दें तो आप खुद ही स्कूल चले जाएंगे फिर? नहीं, अकेले नहीं, किसी के मम्मा साथ के जाना? साथ? अच्छा हमें ये तो बता दो जरा, इधर देखो ना, मुझे ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं हाँ। नसीर हाउस में, अच्छा आपके स्कूल का नाम क्या है? बेगल हाउस। अच्छा ओहो भाई, वो तो सारी चीजें बता रही है कि बिल्कुल, साथ साथ मेरे बिल्कुल। स्कूल में। तो मुझे ये बताओ कि आपकी ये जो वीडियो आपके दोस्तों ने देखी थी जिसमें आप कह रही थी मामा मारती हैं, बाबा प्यार करते हैं? नहीं, नहीं? मैंने नहीं मुझे भेजा। किसी ने नहीं देखी? नहीं, टीचर्स ने देखी? ठीक ही है। टीचर ने वीडियो बनाया है मेरा। अच्छा अच्छा टीचर ने भी मुझे वीडियो, ये बताओ टीचर भी फसीहा, देखे फेम ले रही है फसीहा आप से। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस, पुलिस बनना चाहते हो? जबर। वाह, वाह, क्या वाह। करोगे पुलिस बन के? चोर को पकड़ो। चोर को पकड़ोगी। क्यूट, वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच फसीहा, आप यहाँ पर आई, आपने इतनी सारी हमसे हमें तो बातें की इतना हैं। मजा आया आपके साथ बातें हाँ। करके। आपको आया मजा हमारे साथ बातें करके? दादा ने आपको दिखाया था। दिखाया था? हमें दिखाया था? वाह वाह वाह, देखें जी वो- चले अब आप भी आ गई हैं यहाँ पर हमारे पास। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये गुफ्तगू थी फसीहा के साथ जिसको आप वीडियो पे देख रहे हैं, और वो इतनी प्यारी प्यारी मजे मजे की बातें करिए, घर के पोल भी खोलने की मेरा यूं ही तो नहीं ना कोशिश कहते कर रही है। बच्चे मन के सच्चे, फिर वो घर की बातें भी बता देते हैं कि बिल्कुल। जनाब क्या होता है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है इसके साथ अब एक कोई खबर शामिल कर ली जाए। हाँ, कोई जरूर, दिलचस्प खबरें जरूर। हमारे पास
बहुत सी हैं। मेरा ख्याल ब्रेक से वापस आके अभी शामिल ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आके वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, चेहरा जो हमारी शख्सियत का आयनादार होता है वही सबसे ज़्यादा बैरूनी असरात का शिकार भी बनता है। कील, मुहासे, खुश्की, झुर्रियाँ, दाग धब्बे, हसास जल्द और एलर्जी, ये सब वो मसाइल हैं जिनका सामना किसी ना किसी सूरत हाल में हर फर्द को करना पड़ता है। आज के दौर में बोटॉक्स, फिलर्स, इसके साथ साथ हाइड्रा फेशियल, लेज़र ट्रीटमेंट्स, मेटासेल्स ट्रीटमेंट्स, इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और लाइट थेरेपी जैसे जितने भी जदीद प्रोसीजर हैं उसकी मदद से आप जवान भी नज़र आ सकते हैं, तरोताज़ा आपकी स्किन भी नज़र आ सकती है। लेकिन इन प्रोसीजर्स के बारे में आज भी लोगों के ज़हन में बहुत से सवालात मौजूद होते हैं। क्या ये प्रोसीजर्स वाकई महफूज और मौसर हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात कितने हैं, खर्च कितना आता है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हर कोई ये ट्रीटमेंट्स करवा सकता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जान लेते हैं। आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद साहिबा को। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइए मुख्तसर कि जिल्द को जवान सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन से जदीद तरीके हैं जो कि इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितने मौसर होते हैं ये? अच्छा, वैसे तो बड़ा अच्छा एक तो आपका आज का टॉपिक है क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कह लें कि जैसे आपने बताया फेशियल्स हैं, लेजर्स हैं, बोटॉक्स, फिलर्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन सबसे बड़ा एक मसला क्या आ जाता है कि अगर हम सेफ्टी और इन चीज़ों की बात करें कि क्वाकरी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो हमेशा चेक करें कि क्या वो एक्चुअली डॉक्टर है या नहीं, बिकॉज हर गली कूचे पे एक एस्थेटिक सेंटर बन चुका है। उन्होंने इस तरह की मशीन्स रखी हुई तो हैं। ये चीज़ें नो डाउट बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप गलत हाथों में जाएंगे, गलत जगह पे जाएंगे तो फिर ये उतनी ही नुकसानदेह है। तो इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एस्थेटिक फिजिशियन हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उनके अंडर अगर यानी आप की जाए वो तो जो बहुत प्रोसीजर है फायदेमंद उसको बुरा नहीं कह सकते, करने वाले को कह सकते हैं, उस Exactly. पर सवाल उठता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे ये बताइए, बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में एक जंग चल रही होती है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कोई स्किन टाइट करता है, कोई स्वेल कर देता है। बेसिकली बोटॉक्स और फिलर्स में है क्या फ़र्क? अच्छा, अगर सिंपल से इसकी बात करें कि फिलर जो है फिलिंग करता है, कहीं पे वॉल्यूम लॉस हो जाता है, या जैसे कह लें कि एज के साथ साथ हमारे जो फेस के अंदर फैट पैड्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पे बने हुए होते हैं, ये कम होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बेसिकली फिलर से उसको रिप्लेस करते हैं, उसको दोबारा से फिल करते हैं। और जो बोटॉक्स है, अगर बोटॉक्स की बात करें तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके लाइंस ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, जिनके झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन जिनकी झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। जिन लोगों के एक्सप्रेशन ज़्यादा आते हैं, जैसे कई लोग आंखों से मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखों के साइड पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, जो गुस्सा करते हैं उनके यहाँ पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, तो बोटॉक्स उनके लिए कारआमद चीज़ है। लेकिन अगर इनकी बात करूं कि इनको कितने लेवल पे हमें करना चाहिए, तो इसको ये क्या इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ऑप्टिमल डोज क्या है, तो इसके अंदर हमेशा जो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपके रिजल्ट्स नेचुरल रहें, कि आपका कोई बोटॉक्स फिलर हुआ पिक ना कर सके। लेकिन जब भी ओवरडन होता है तो वो चीज़ ऑब्वियसली एक बुरी भी लगती है और हर बंदा देख के कहता भी अच्छा इस फेस के ऊपर फिलर्स या बोटॉक्स हुए में। अगर ऑप्टिमल डोज में रहेंगे, कह लें कि बराबर की मिकदार में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करेंगे, तो फिर तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर की जाए तो फिर ये नुकसान देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं, ये MCT मेटासेल टेक्नोलॉजी ये क्या है, ये किस तरह से काम करती है? आप सब ने मतलब लोग बहुत अवेयर्ड हैं अब, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा एक्सोसोम्स के ऊपर सब बंदा जानते हैं। मतलब पहले PRP किया जाता था, फिर PRF किया गया, फिर एक्सोसोम्स आ गए और पूरी दुनिया में एक्सोसोम्स किए जा रहे हैं। लेकिन एक सबका क्वेश्चन आता था कि अगर हमें अपने ही एक्सोसोम्स बनवाने हैं तो उसका क्या करें। तो ये एक कह लें कि वन ऑफ अ काइंड ट्रीटमेंट है, जिसको रिसेंटली कैनेडियन हेल्थ का भी लाइसेंस मिल चुका है, जो कि CE अप्रूव्ड एक चीज़ है। इट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल और ये पेशेंट के अपने ही ब्लड से लेकर एक्सोसोम्स बनाए जाते हैं और ये बिलियंस के अंदर एक्सोसोम्स होते हैं। फ़ायदा इसका क्या है कि ये आपका अपना प्रोडक्ट होता है, अपने ब्लड से लेके बनता है, तो इसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि जी हमें किसी और का एक्सोसोम नहीं लगवाना क्योंकि मार्केट में बने बनाए एक्सोसोम्स भी आते हैं, तो उनके लिए ये आइडियल चीज़ है। और जो नेचुरल रहना चाहते हैं, ऑटोलॉगस रहना चाहते हैं, ऑटोलॉगस का मतलब आसान ज़ुबान में ये है कि आपका प्रोडक्ट लेके प्रोसेस करके आपको ही लगाया जा रहा है, तो उस चीज़ का कतन कोई रिएक्शन नहीं आता। तो इट्स वन ऑफ अ काइंड एंड सेफेस्ट एंड ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट फॉर एंटी एजिंग पर्पस, फॉर हेयर ग्रोथ, और जिनको जॉइंट्स का मसला है उनके अंदर ये अमेजिंग ट्रीटमेंट है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ओवरडन की, अभी आपने बात की, हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल गायब हो जाते हैं और एक ही तरह का एक्सप्रेशन उनके फेस पे रहता है। शायद दुख है, आपको अफसरदगी है, रोना आ रहा है, लेकिन वो आप मुस्कुराते हुए रो रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, अगला भी परेशान हो रहा है, ये किस तरह का एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, जबकि मैं बहुत दुखी बात बता रहा हूँ। तो अब मुझे आपसे ये जानना है कि कैसे पता चलेगा ये ओवरडन है, और क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली आपको आवर्स लगते हैं इसके रिजल्ट्स आते हुए, या एक दिन तो लग ही जाता है? इसमें 2 वीक्स लगते हैं। हाँ, तो अच्छा उसके बारे में भी बताइए। और साथ ही साथ ये जो लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, ये मुस्तकिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या आपको हर 6 मंथ्स के बाद लेने होते हैं? बिल्कुल, जो बोटॉक्स की अगर हम बात करें, जो आप एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो जब भी ओवरडन क्या चीज़ कहलाती है, जिसको मैं कहती हूँ कि एक मास्क फेस है, नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशनलेस फेस है, तो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, और मैं हर एक को एजुकेट भी ये करती हूँ कि लीव सम एक्सप्रेशंस, ताकि आपकी एक नेचुरल चीज़ रहे मेंटेन। आप अगर एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो अगले को समझ आए यू आर एंग्री, आपको गुस्सा है या आप खुश हैं, ना कि आपका टोटली फेस नॉकआउट हो चुका हो, आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, और उसी का नुकसान भी होता है। लाइक अगर आप इस तरह के बोटॉक्स कराते हैं तो आपका मसल ऑटोमेटिकली डैमेज में जाता है, उसकी वजह से लेटर ऑन आपको बोटॉक्स लाजमी चाहिए। ओहो। लेकिन जब आप कुछ एक्सप्रेशंस मेंटेन रखते हैं और कुछ नॉर्मल उसको मैनेज करते हैं तो फिर आपका बोटॉक्स फायदेमंद रहता है और आपको बार बार सेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बात करते हैं लेजर्स की, तो लेजर्स में लेज़र हेयर रिमूवल की अगर सिर्फ बात कर लें, क्योंकि लेजर्स लातादाद किस्म के हैं और लातादाद इंडिकेशंस को मैनेज करते हैं, जिसमें एक्नी स्कार्स हो गए, डार्क सर्कल्स, फाइन लाइन, रिंकल्स, पोर्स, अनवांटेड हेयर, क्योंकि जो बहुत कॉमन इशू है वो है अनवांटेड हेयर का, जो कि लोगों के गैर ज़रूरी बाल हैं। तो अगर हम काले मोटे बालों की बात करें तो ये परमानेंटली ख़त्म होते हैं। जो लोग कहते हैं कि परमानेंट ख़त्म नहीं होते, वो गलत है। जो परमानेंट हेयर रिडक्शन इसके अंदर आती है वो काले मोटे बालों की है, लेकिन जो फाइन बाल हैं, जो रुआं हैं, वो कुदरती है, वो अल्लाह ताला ने नेचुरल एक चीज़ बनाई है, वो कुछ टाइम के लिए जाती है लेकिन फिर वो वापस आ जाती है, बट वो इतनी ऑब्वियस नहीं होती कि कोई उसके अंदर आपको पॉइंट कर सके कि चेहरे पे बाल हैं। डॉक्टर सानी, हमें ज़रा ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा ना कि मुनासिब मिकदार में आप यूज़ करें, नेचुरल लगना चाहिए, लेकिन लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है। वो कहते हैं जनाब हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, टाइम निकाल के पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पता चलना चाहिए कि जनाब फेस पे कोई काम हुआ है। बिल्कुल ऐसे, और ये बड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप पेशेंट को, मैंने नोट किया है कि लोगों को एजुकेशन जो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो प्रोबेबली नॉन डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, बाकी ये इस तरह का एजुकेट कर देते हैं कि लोग कन्विंस होकर आते हैं कि आज हमने फेस चेंज करा कर जाना है। तो जब आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो वो आपको जब ये गाइड करते हैं कि हम इसको ग्रेजुअली लेके चलेंगे ताकि आपका एक रिजल्ट भी नेचुरल रहे और कोई पिक भी ना कर सके कि आपके चेहरे पे सडन चेंज भी ना आए आपके फेस पे। तो पेशेंट कन्विंस होते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें नेचुरल रिजल्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली अभी हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स की, जिसके अंदर कोई भी फिलर्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट बायोस्टिमुलेटर्स, नेचुरल कोलेजन इंडक्शन। तो जो मेटासेल टेक्नोलॉजी है ये भी नेचुरल कोलेजन इंडक्शन करती है, और कई ऐसे ट्रीटमेंट्स है, लेजर्स हैं जो नेचुरल कोलेजन इंडक्शन देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द ग्लोब फिलर्स और बोटॉक्स से हटके नेचुरल कोलेजन इंडक्शंस पे आ रहे हैं, जो कि आपको नेचुरली स्किन के अंदर कोलेजन बनाता है और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स देता है, जिससे आपके फाइन लाइन, रिंकल्स, लूज स्किन, ये तमाम इश्यूज ठीक होते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि लाइट थेरेपी क्या है और इसको आम अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है, साथ ही साथ ये स्किन के किन मसाइल के लिए ज़रूरी है? अच्छा, लाइट थेरेपी इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम ये नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम ये नहीं दे सकते, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कीमोथेरेपी पे हम उसको ये चीज़ नहीं दे सकते। इसलिए जो भी लोग सैलून्स में जाके लाइट थेरेपी लेते हैं वो प्लीज़ ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या कीमोथेरेपी के ऊपर हैं वो लाइट थेरेपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जो आप अपनी रूटीन में डेली रख सकते हैं। इसके अंदर रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, डिफरेंट लाइट्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग करती हैं, जिसके अंदर अगर हम रेड लाइट की सिर्फ बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा काम करती है और बालों की ग्रोथ में इसका बड़ा अच्छा रोल है, हेयर शाइन के लिए बड़ा अच्छा रोल है, बट इट्स फॉर द मेंटेनेंस। हम इसको एज अ ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ये कह लें कि एडिड बेनिफिट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम रोटी सालन तो खाते हैं, उसके साथ अगर सैलड हो गया, सैलड इज़ प्लस थिंग। सो लाइट थेरेपी इज़ अ प्लस थिंग जो कि एक सैलड का काम करेगी आपके खाने के साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, साथ ही साथ आखिर में एक मशवरा दे दीजिए इस हवाले से ख़वातीन को जो सुंदर रहना चाहती हैं, खूबसूरत रहना चाहती हैं, जवान दिखना चाहती हैं,
किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को ना करें, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में आके बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी कर लेते हैं और फिर डॉक्टर को भी मजबूर करते हैं कि हमें यही चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। सिंपल सा टिप एक दूंगी कि अपनी लाइफ को सिंपल रखें, अपनी डाइट को सिंपल रखें, अपने सप्लीमेंट्स को सिंपल रखें, अपनी स्किन केयर को सिंपल रखें, जिसके अंदर आपकी सिंपल एक क्लेंजिंग आ गई, मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक आ गया, और अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करें। और ज़रूर ये चीज़ चेक करें, जैसे मैंने शो के स्टार्ट में बात की थी कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर ये चीज़ देखें कि क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं, क्योंकि वही डॉक्टर आपको ठीक गाइड करेगा जो क्वालिफाइड है। और आपकी डाइट से लेके, आपके प्रोसीजर्स से लेके, आपके स्किन केयर से लेके, जब आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिलती है तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank सनी you so आपके वक्त का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने समझाने की कोशिश की हमारी ऑडियंस को कि जनाब ये जदीद प्रोसीजर्स हैं क्या क्या और किस तरह से ये ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन इनके लिए जो क्वालिफाइड लोग हैं ना, वो तलाश करना वो आपकी भी Yes. जिम्मेदारी है, आपने देखना है और फिर आपने ये करवाना है। तो जनाब आप इस पे गौर फिक्र करें। हम ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, आपने जनाब फ़न तो देख ही लिया, जो फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं उनका बाकायदा तारुफ भी करवा दें। उनके बैंड का नाम है सतरंगी ड्रमर्स और हमारे साथ मौजूद हैं साजिद इम्तियाज़, उनके साथ जनाब एक और ड्रमर है अली मोहम्मद शहबाज, और लास्टली बासित अली साहब जो कि जनाब रुबाब के सुरों के सौदागर हैं और तीनों ही कमाल का बजाते हैं, बड़े बासलाहियत नौजवान हैं। सबसे पहले तो हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आप हमें ये बताएं कि किस तरह से आप लोगों के माइंड में आया कि जनाब हमें ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ना ये ट्राई करना चाहिए, एक तरफ ड्रम है और एक तरफ रबाब है। अच्छा, बेसिकली हमने अपना जो ग्रुप था हमारा, हमने स्टार्ट किया था मैक्सिमम 10 to 12 ईयर्स हो गए हमें। अच्छा। तो हम एक साथ थे, जैमिंग करते थे और वहाँ से हमारा फ्रेंड सर्कल ये बना। और जो हमने इनिशिएटिव लिया था अपना जो सतरंगी ड्रमर्स का, जो हमने नाम रखा था, वो हमने कोविड के जब एंड हो रहा था तब हमने इसका स्टार्ट किया था। अच्छा। तो सतरंगी ड्रमर्स हमने तब इसका अपना नाम रखा और फिर इसको हमने कंटिन्यू किया था। इसमें हम 2 टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, एक ड्रम सर्कल है और एक इंस्ट्रूमेंटल सर्विस है। इंस्ट्रूमेंटल सर्विस आपने ये देखी है, और ड्रम सर्कल जो आप देखते हैं अभी पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रहा है। ड्रम सर्कल आप देख रहे यस, होंगे। मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड है। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी पीआर का इवेंट है, कोई भी अच्छा, मेरा ना कॉर्पोरेट आप इवेंट तीनों है। से सवाल है कि अभी आप लोग बजा रहे थे ड्रम और रुबाब, इतनी खूबसूरत एनर्जी थी, इतना अच्छा इंटरेक्शन था, एक अंदाजे बयां डिफरेंट लगा, महसूस हुआ। ये अंदाजे बयां आपने कहाँ से सीखा, कैसे अपनाया? ये बेसिकली
हम जैमिंग करते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो हम इतना बजाने के बाद हमें पता होता है कि हमने कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है म्यूजिक हाँ, उससे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ बजा के एक साथ रिहर्सल करके बैठ के जैमिंग करके ऐसे ही हमारा स्टार्ट। मतलब इस चीज़ को आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो और आपको पता चल जाता है कि जनाब मैं देख रहा था कि आप एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, बिल्कुल। बल्कि कहीं खोए हुए थे। ये भी बता दें कि माइंड में क्या चल रहा था और इसको किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि जो सब जो है वो अपना जो रोल है वो इक्वली प्ले करते रहे। ये प्रैक्टिस से होता है, जितना आप इस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन होगी। क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कहाँ पे अभी इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, इनको पता होता है कि इनकी वेरिएशन किस टाइम पे रोकनी है, किसने नहीं रोकनी, किस टाइम हमें स्टॉप करना है। तो ये प्रॉपर हम अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है और हजारों लोगों ने देखा है, हमने भी देखा, एंजॉय किया, और उस वीडियो में जो महसूस हुआ वो मुझे अभी भी आप लोगों के ये जो आपने एक परफॉर्मेंस दी है, क्या ये गैर मुतवक्का शोहरत आपको पता थी कि मिलेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके इस तरह के म्यूजिक क्रिएट करने को? बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है रुबाब, ये फोक इंस्ट्रूमेंट है, अफगानिस्तान क्लासिक है। और जो हमारे पास ये जो दरबूके हैं ये है मतलब तुर्की और इजिप्ट वगैरह वेस्टर्न है। तो हमने बनाया है फ्यूजन क्लासिक फोक इंस्ट्रूमेंट का ईस्टर्न के साथ। इस वजह से ये ऑडियंस को बहुत यूनिक लगा है और यूनिक लगता है, तो इसी वजह से लोग थोड़े एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, उनको थोड़ा अलग लगता है क्योंकि एक क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है तो ये फील ही एक अलग देता है। और उसके बाद जब हम जब फ्यूजन बनाते हैं वेस्टर्न और फिर हमारे पाकिस्तान का कल्चर जो हो गया, उन्हीं के गानों को हम वेस्टर्न उस फॉर्म में हम प्ले करते हैं, तो ये जब लोगों को यूनिक लगता है तो उनको लाइक थोड़ा जबरदस्त। मेरा ख्याल है कुछ और भी प्ले कर दें अगर हमारी ऑडियंस के लिए तो मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, ये मैं प्ले करूँगा पार चना। वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, क्या खूबसूरती से आप लोग जो है ना वो इसको बजाते हैं। मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा अपने फ्यूचर प्लान्स भी अगर आप हमारे साथ शेयर करें, अब फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं, खुद को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? अच्छा, फ्यूचर में ऐसा है कि आप जब मेहनत करते हैं तो आप स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो आप फ्यूचर में अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे देखते हैं। ओबियसली सबका होता है कि यार मैं इस जगह पे पहुंचूं, तो मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक पे छोड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा, नहीं ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जिस तरह आप बैंड के तौर पे चलते हैं, एक ही आपका गोल होता है, एक ही विजन होता है और एक ही फ्यूजन और एक ही तरह का टेस्ट लेके चल रहे होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतराज़ात, इख्तलाफात हो जाते हैं म्यूज़िक के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, किस तरह की प्रोडक्शन करनी है, कॉम्पोजिशन कैसी करनी है। तो उस सिनेरियो को अगर इमेजिन किया जाए तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, किस तरह लेकर चलेंगे, या अपना अपना डिपार्चर कर लेंगे? क्योंकि ये भी सूरत हाल देखने में आती है ना बहुत सारे बैंड्स की। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम सारी चीज़ें जो है पहले से प्लान करके चलते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली हम अपना भी टाइम दे रहे हैं, अगला जो है जिधर जा रहे हैं वहाँ पे परफॉर्म करने वो भी अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा काम करें कि लोग उसे पसंद करें, लोगों को वो अच्छा लगे। हमारी यही कोशिश होती है इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल ठीक है जी, और मेरा ख्याल है आप इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। और अगर पीछे मुड़ के आप देखें तो कहाँ से आपने सफ़र जब ये शुरू किया था और अब आप देखें कितने लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, फैंस हैं। और
मुख्तलिफ जगहों पे मिलते होंगे, सेल्फियां भी आपके साथ लेते ही बिल्कुल। होंगे, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप कितने अच्छे राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, बिल्कुल। हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी And आपकी thank you so कामयाबी much के लिए for दुआएं। coming. बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। तो नाजरीन, आपने म्यूजिक एंजॉय किया, आज का एपिसोड भी एंजॉय किया होगा। हमेशा की तरह हम आपके साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को, खूबसूरती को, और साथ ही साथ न्यूज़ भी शेयर करते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी सेम तब तक टाइम के में। लिए अल्लाह हाफ़िज़।